नमस्कार दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं करंट अफेयर का। खंड शिक्षा अधिकारी और आगामी आरओ एआरओ परीक्षा या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और खंड शिक्षा अधिकारी के इस करंट के सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत एक एपिसोड हमने किया था और उस एपिसोड में हमने 50 प्रश्नों का डिस्कशन किया था। 50 प्रश्नों के आगे का ये डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। 51 से 100 तक के प्रश्न इसमें हम लेंगे। 20-22 मिनट का ये पूरा ये वीडियो रहेगा। इसको आप अच्छे से देख लें, फटाफट आप रिवाइज कर लें। ऐसे ही दो दो तीन तीन वीडियो रोज आपको मिलेंगे और यकीन मानिए इसको देख कर जाएंगे तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम सही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, उसको लेते हैं। 50 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा द्वारा भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? ये जो अनुच्छेद है जिसमें संशोधन किया गया है, ये अनुच्छेद 334 है और इसी में संशोधन किया गया है। और ये भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है, ठीक है ना। 126वां संविधान संशोधन विधेयक था और ये 104वां ये पास हुआ है। और इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि जो थी उसको 10 वर्ष बढ़ाया गया है। इसमें एससी और एसटी में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पहले ये 2020 तक ही थी। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो प्रदत्त आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक था और 104वां ये संशोधन हुआ, ये ध्यान रखिएगा। 104 104वां ये संशोधन हुआ और इसको बिल्कुल पूछा जाना तय है, ठीक है ना। और इसी के तहत एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था आरक्षण का उसको हटा दिया गया, 104वां, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 12 जुलाई 2019 के मध्य किन देशों की वायु सेनाओं के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 6 2019 संपन्न हुआ? तो गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत और फ्रांस के बीच में ये होता है और ये छठा अभ्यास था गरुड़। और 2014 में शुरू हुआ था, 2019 ये चल रहा है, तो छठा अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। इस वर्ष इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? इस वर्ष जो इसकी मेजबानी है वो सौंपी गई थी कोलंबिया को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और इस बार की थीम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी शुरू में लोगों को, तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक टैगलाइन थी, वो टैगलाइन थी टाइम फॉर नेचर। टी फॉर टाइम और टी फॉर टैगलाइन। तो टाइम फॉर नेचर इसकी टैगलाइन थी और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता इसकी थीम थी। बायोडायवर्सिटी इसकी थीम थी और टैगलाइन जो थी वो थी टाइम फॉर नेचर। दोनों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 फरवरी 2011 से 1 मार्च 2020 के मध्य 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? ये जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फरवरी 2020 के मध्य G20 देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के बीच में जो बैठक हुई वो कहां संपन्न हुई? ये जो बैठक संपन्न हुई वो रियाद में संपन्न हुई। कहां पर? रियाद में यह बैठक संपन्न हुई। रियाद कहां है? सऊदी अरब में। और 21वीं सदी के अवसरों की सभी के लिए पहचान, ये इसकी थीम थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न। 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य बेंगलुरु में आयोजित हुए 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? इस बार का आयोजन ये कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। और इसका जो थीम था, जो मुख्य विषय था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विलेज डेवलपमेंट इस बार की थीम इसकी थी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आयोजन कहां हुआ और इसकी थीम क्या थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है। 7 से 8 नवंबर 2019 के मध्य पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह संपन्न हुआ है विशाखापत्तनम में, ठीक है ना। नवंबर में हुआ 2019 में, विशाखापत्तनम में यह संपन्न हुआ। इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इनकी बैठक कहां पर संपन्न हुई? जो ये बैठक है 29वीं बैठक, ये हुई बीजिंग। और बीजिंग कहां है? बीजिंग है चाइना में, ये तो सब लोग जानते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिक में जो ब्राजील देश है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और चाइना है, ठीक है। ये बेसिक्स के कंट्री हैं
और मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज ये संपन्न की गई है। अगला जो प्रश्न है, सिरुई तिली महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? सिरुई तिली महोत्सव, जो सिरुई तिली महोत्सव है ये राज्य स्तरीय महोत्सव है और इसका जो आयोजन होता है वो मणिपुर में होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मणिपुर का जो पर्यटन विभाग था उसने इसको आयोजित कराया था। अगला प्रश्न, 7 फरवरी 2020 को लखनऊ में आयोजित डेफ एक्सपो 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और निजी कंपनियों के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये फरवरी में ही हुआ था और ये समझ लीजिए कि पेपर में छप चुका होगा, ऐसा प्रश्न मुझे लगता है। तो 23 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और इसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। डेफ एक्सपो है क्योंकि, तो निजी कंपनियां, डेफ एक्सपो में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आई थी, लेकिन निजी कंपनियां और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में कितना हुआ है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, 15 जनवरी 2020 को भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो जनवरी में ये जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे वो फिनलैंड के साथ में हुए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, भारत और फिनलैंड के बीच में ये हुए थे। और यहाँ पर एक रायसीना डायलॉग भी इसमें आयोजित हुआ था, दिल्ली में बैठक हुई थी, रायसीना हिल्स पे हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये जो समझौते हुए हैं उत्पादन, खरीद, अनुसंधान, रक्षा संबंधी सामग्री, इन सब पर हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 21वां भारतीय विधि आयोग गठित किया गया है और बलबीर सिंह चौहान, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है ना। और ये जो कार्य करता है, क्या करता है, ऐसे कानून जो अब कोई जरूरत वाले नहीं रह गए हैं, जरूरी नहीं रह गए हैं, अप्रासंगिक कानून है, उनको ये निरस्त कर देता है ना। ऐसे कानूनों की जांच और सुधार के तरीकों पर सुझाव देता है जो डीपीईएसपी को लागू करने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। और जितने भी ऐसे कानून हैं जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है या उनमें सुधार करना है, यही सब काम ये विधि आयोग करता है। अगला जो प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को विश्व वन्यजीव कोष WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है एक व्यक्ति का नाम जो शतरंज का बहुत बड़ा शहंशाह है, 5 बार का विश्व चैंपियन रह चुका है, विश्वनाथन आनंद। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत के जो WWF का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है उसका राजदूत, WWF इंडिया का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत से वापस लेकर किस देश को दे दिया? तो ये अधिकार जो है वो सर्बिया को दे दिया गया, ठीक है ना। और ये दावा मतलब उसने किया कि सलाह नहीं दी गई और उन्होंने आरोप लगाया कि सर्बिया से जुड़े बैंक संचालन के दौरान उनकी सहायता नहीं की गई, इस कारण से सर्बिया को मेजबानी, मतलब यहाँ पर ये चीजें, ये राजनीति होती रहती है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो टूर्नामेंट होने वाला है, सर्बिया को मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है और अब ये टूर्नामेंट सर्बिया में अगले साल आयोजित होगा, ठीक है ना, बस। और BIF जो है, BFI जो भारत का मुक्केबाजी संघ है, वो ये कह रहा था कि उसमें कोई ऐसी बातें नहीं उसके सामने आई नहीं, तो वो क्या करे। खैर, ये सब बवाल में आपको नहीं पढ़ना है, ये राजनीति है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 9 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, मतलब आयोजित किया गया 22 जनवरी 9 से 22 जनवरी के मध्य किया गया। तो ये आयोजन कहाँ हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का? तो ये आयोजन गुवाहाटी में हुआ था। और गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी आपको पता है कहाँ है? अगर ये नहीं पता है तो गलत बात है, आपको पता होनी चाहिए, है ना। गुवाहाटी कहाँ है ये आपको अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, 24 नवंबर 2019 को संपन्न डेविस कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप का खिताब इस बार किसने जीता है? ये जीता है स्पेन ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नवंबर 2019 में ये कप हुआ था, टेनिस कप है, पुरुष वर्ग की ये सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता है डेविस कप। इसका 108वां संस्करण अभी आयोजित किया गया था और स्पेन में ही संपन्न हुआ था। कनाडा हारा है और स्पेन इसमें जीता है। हारा कौन है? कनाडा इसमें हारा है। अगला जो प्रश्न है, 4 नवंबर 2019 को संपन्न देवधर ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो देवधर ट्रॉफी का खिताब इंडिया सी ने जीता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन पे भी दिया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है इंडिया सी ए ऑप्शन पे दिया हो, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत देखकर आपको टिक करना चाहिए। अगला प्रश्न, मई 2020 में चर्चित इवेंट बोट क्या है? इवेंट बोट क्या है?
इवेंट बोर्ड जो ये चर्चा में आया, इवेंट बोर्ड एक बैंकिंग वायरस है। मई 2020 में ये चर्चा में आया था और भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बैंकिंग वायरस के संदर्भ में चेतावनी भी जारी की थी। और मोबाइल मालवेयर है ये इवेंट बोर्ड, और बैंकों से जुड़ी जानकारियां ये चुराता है। तो इवेंट बोर्ड जो है ये क्या है? बैंकिंग वायरस। पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखिएगा। अगला प्रश्न, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किस मंदिर का पूर्णतया सौरीकरण करने की घोषणा की कि यह मंदिर पूर्णतया सौरीकृत कर दिया जाएगा? यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी और नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, गंगवंश का शासक था। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस सुरक्षा बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? और ऐसा करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सभी नागरिकों को, राज्य के जो नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने के लिए निःशुल्क और कैशलेस बीमा ये इसने शुरू किया है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2020 में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष तक के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है? 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। कौन सी ऐसी सरकार है? और ये सरकार है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने 1 वर्ष तक के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोविड-19 के लिए कुल पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पूल परीक्षण जो होते हैं इसके अंतर्गत, उसको शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। वैसे कोविड-19 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को माना जाता है कि यहाँ का जो मॉडल रहा है कंट्रोल करने का, वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। इसी कारण से गवर्नमेंट एग्जाम भी करा रही है कि कोई मृत्यु दर वगैरह तो है नहीं, तो क्या दिक्कत है। खैर, अगला जो प्रश्न है, समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने हेतु भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, इस बार अगर कोई पेपर सेट कर रहा होगा तो चिकित्सक की याद उसको आए बिना नहीं रह सकती है। ये पूरा साल चिकित्सक और नर्सों के लिए डेडिकेटेड रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा की है। 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्यजीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? ये देश कौन सा है? ये जो देश है ये वियतनाम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी? तो ये चौथा संस्करण जो खेलो इंडिया यूथ गेम का होगा 2021 का, उसकी मेजबानी हरियाणा के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना, हरियाणा के पंचकुला में ये आयोजित होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राफेल जेट लड़ाकू विमान की खरीद भारत ने किस देश से की है? और ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। ये फ्रांस से खरीदा गया है भारत में। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेदेचेंको ग्लेशियर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। ताजिकिस्तान में ये स्थित है। ताजिकिस्तान में ये स्थित ग्लेशियर है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारत में किस संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की? तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता है, इसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। यही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वह राज्य जिसके राज्य पक्षी को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया? तो ये जो सूचीबद्ध किया गया है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो आपको अगर ये पता होगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है और किसे घोषित किया गया है, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ANA-6 सेकंड, अनासिस सेकंड उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? ये जो प्रक्षेपण किया गया है ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। उत्तर कोरिया के साथ ये बैलेंस बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है कला नारायण सामी। कला नारायण सामी, सार्स के बारे में इनको बहुत ही अच्छा अनुभव था। 2003 में इन्होंने सार्स प्रकोप के दौरान जो अनुभव सीखे थे उन चीजों का उपयोग किया और सिंगापुर में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसी कारण से वहां का ये पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार वहां का दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन
कैंडिडेट का परीक्षण शुरू किया गया। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, यही यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है। देखिए क्या होता है। अभी तो रसिया की वैक्सीन आने वाली है, सुना जा रहा है 1-2 दिन में, 12 अगस्त को आ जाएगी, फिर अक्टूबर से इसका वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीन आ जाने भर से ही कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, N95 मास्क उन कणों को फिल्टर करता है जिनका आकार कितना होता है? 300 नैनोमीटर से कम होता है, उनको वो फिल्टर करने में सक्षम होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये अगला प्रश्न है। और ये ऐप लॉन्च किया गया सोनू सूद के द्वारा। अभिनेता है सोनू सूद, और इन्होंने लॉकडाउन के तहत बहुत सारे मजदूरों को एसी बस से भेजा था महाराष्ट्र से उनके गंतव्य स्थान तक, इसके लिए जाने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पासेक्स किया? तो पासेक्स जो अभ्यास है ये भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया, भारतीय नौसेना और वहां की नौसेना ने। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ, वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे? तो जो जॉन लुइस थे ये अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे, अभी इनका निधन हो गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्म 26AS जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है? ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित दस्तावेज है ना, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स, उससे ये रिलेटेड है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड से ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सैट के अध्यक्ष कौन है? तो टीडी सैट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह को बनाया गया है। ठीक है ना, पूर्व जज ये रहे हैं जस्टिस शिव कीर्ति सिंह, तो इनको बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अभी ये ध्यान रखिएगा कि ये टीडी सैट है, इसने हाल ही में ट्राई के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें वोडाफोन आइडिया के प्रीमियम टेरिफ प्लान रेडेक्स को अवरुद्ध कर दिया गया था, इसी कारण से ये चर्चा में आया था। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में आया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चट्टोग्राम बंदरगाह, ऐसे प्रश्न को पूछे जाते हैं, ये बांग्लादेश में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, कोडिया कराई वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोडिया कराई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है तमिलनाडु में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिरणों के पुनर्वास के लिए इसको जाना यहाँ पर काम शुरू किया गया है, और केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी योजना के तहत तंजावुर के सिंगंगई उद्यान में 8 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य शुरू किया गया है। अगला जो प्रश्न है, वह भारतीय संविधान संशोधन जिसके तहत दल विरोधी कानून 1985 पारित किया गया था। तो ये प्रश्न देखिए आपका करंट का नहीं है, लेकिन चर्चा में रहा, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। अभी महाराष्ट्र में पहले, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में मुद्दा चल रहा है, गवर्नमेंट गिराओ गवर्नमेंट बनाओ, जो ये सब चलता रहता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो कालजयी प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में उर्सुला वॉन डेर लेयन ये इसके अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग के। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कई लोग जो डेली 30 देखते हैं उनको ये सब प्रश्न लग रहे होंगे कि केवल आप रिवाइज कर रहे हैं। डेली 30 एक ऐसा प्रोग्राम है, रोज शाम को आता है, 20 क्वेश्चन से 20-22 क्वेश्चन उसमें जीएस के किसी एक टॉपिक के, और बाकी दिन भर के करंट अफेयर के रहते हैं। तो उसको अगर आप देखते हैं तो आपकी तैयारी रेगुलर चला करती है। आपकी अगर ऐसी तैयारी आप भी करना चाहते हैं तो अगर आपकी मर्जी हो तो उसको देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देखते हुए इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको और अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी परीक्षा की, अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बीओ के अलावा, आरओ या आरओ पीसीएस, तो उसकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 6307281212, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फीफा कप 2022 का आयोजन 2022 में जो फीफा कप आयोजन होगा वो कहां पर किया जाएगा? तो ये आयोजन होगा कतर में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, संकतेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? संकतेक वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से ये लगा हुआ है, और 650 किलोमीटर का फैलाव है इसका, पूर्व भूटान के पूर्व की ओर इसका फैलाव है, और चीन द्वारा संकतेक वन्यजीव अभ्यारण्य को विवादित क्षेत्र घोषित किया गया, इस कारण से ये पूछा जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये कोई भी इंडेक्स जारी होगा, जिसके पास पैसा है वही तो बनेगा। तो मुकेश अंबानी जी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, मुकेश अंबानी ही ये बनेंगे।
द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है किसके द्वारा? ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये इसका शीर्षक है। और भारत में कुपोषित लोगों की संख्या बताई गई है कि इसमें पहले भारत में 2004 से 6 के बीच में 250 मिलियन के लगभग कुपोषित रहते थे। अब 2017 से 19 के बीच में ये संख्या 190 मिलियन के आसपास आ गई, यानी कि कुपोषित लोगों की संख्या निरंतर घट रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगला जो प्रश्न है, नासा द्वारा मंगल मिशन 2020 के लिए विकसित रोबोट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो जो ये रोबोट हेलीकॉप्टर है, ये इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, इंजीन्यूटी इसका नाम है, इंजीन्यूटी, है ना, INGENUITY, इंजीन्यूटी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रज्ञता दिशा निर्देश संबंधित है। तो जो प्रज्ञता दिशा निर्देश है ये डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अभी ये प्रश्न आपसे हो सकता है इस पेपर में ना पूछा जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा मंत्रालय का नाम है, आगे पूछा जा सकता है। तैयारी जब भी करिए तो ऐसा मत मानिए कि 10 क्वेश्चन पढ़ लें बस यही एग्जाम दे लें। जब आप दे ही रहे हैं तो 2-3 एग्जाम को टारगेट करके चलिए अच्छे से, जो आसपास होने वाले हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में वर्तमान में कितनी वस्तुएं शामिल हैं? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में यह नियम जो बना था, इसमें वह उत्पाद जिनकी आपूर्ति बाधित होने पर लोगों का जीवन प्रभावित होगा उनको शामिल किया जाता है। और वर्तमान समय में इसमें 9 वस्तुएं शामिल हैं अभी तक जो वर्तमान की स्थिति चल रही है। और इसमें उर्वरक है, कार्बनिक, अकार्बनिक और मिश्रित खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य तेलों सहित, खाद्य फसल हैं, फल सब्जियों के साथ में इनको शामिल किया जाता है। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, दवाएं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र, ये इसमें शामिल है। और ये दो इसमें फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर इसमें ये क्योंकि शामिल है, इसी कारण से ये प्रश्न बन रहा है। और अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारतीय रेलवे का कहना है कि 2030 तक वह हरित रेलवे बनाने के लक्ष्य में जो कार्य कर रहा है वो उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और वो अपने प्रयासों को गति दे रहा है, प्रयासों को तेज कर रहा है। 2030 तक वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके और एपिसोड ऐसे आएंगे। मॉर्निंग में कल आपको एक एपिसोड मिल जाएगा, ठीक है ना। मॉर्निंग में ये मान के चलिए, मैं उसका टाइमिंग बता दूंगा, पिन पोस्ट देख लीजिएगा, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी कब कब ये जारी होंगे। आगे बहुत सारे और प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बिल्कुल प्रेशर नहीं, अच्छे से पढ़िए।